हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच केयर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे अस्थमा। अस्थमा को हम हिंदी में दमा भी कहते हैं। अस्थमा या दमा एक सांस की बीमारी होती है जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो आइए देखते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा इज़ अ लंग डिसीज़। लंग डिसीज़ जो अस्थमा है वो क्या है, एक फेफड़ों की बीमारी है। यानी अस्थमा में मेनली जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है, हमारा लंग या फेफड़े होते हैं। अब क्या है, व्हाट इज़ अस्थमा, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अस्थमा क्या है, अस्थमा के क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, अस्थमा को हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे उसकी डायग्नोसिस करेंगे और फिर अस्थमा का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सिम्टम्स यानी लक्षण। तो पहला क्या है, पहला है ब्रीथिंग इशू। जो अस्थमा होता है, अस्थमा में हमें ब्रीथिंग इशू होगा, क्योंकि मैंने बताया है इसमें सबसे प्रभावित होने वाला अंग क्या होता है, हमारा फेफड़ा। फेफड़े होते हैं जो प्रभावित होते हैं और फेफड़े हमारे श्वसन तंत्र में आते हैं, यानी हमें सांस की प्रॉब्लम होगी। दूसरा है अ पेसुलियर नॉइस वाइल स्पीकिंग। जब कभी भी कोई भी अस्थमा वाला जो पेशेंट है वो बात करता है तो हमेशा पेसुलियर नॉइस, पेसुलियर नॉइस का मतलब होता है साई साई की आवाज़ आना, जैसे सीटी बजती है वैसी आवाज़ आने लग जाएगी। कफिंग, उसे कफ होगा, उसे बहुत ज़्यादा खांसी होने लग जाएगी। चेस्ट पेन, उसकी छाती में पेन होगा। हेवीनेस इन चेस्ट, उसे चेस्ट में भारी भारीपन फील होगा। हेवीनेस इन चेस्ट, उसको छाती में भारी भारीपन फील होगा। बॉडी पेन, उसको सारी बॉडी में पेन होने लग जाएगा। वीकनेस, उसे कमजोरी महसूस होगी। तो ये सब क्या है, अस्थमा के लक्षण होते हैं। अब रिस्क फैक्टर, अस्थमा किस किस कारण से हो सकता है वो सभी क्या कहलाते हैं, रिस्क फैक्टर। तो पहला क्या है, निमोनिया इन चाइल्डहुड। हो सकता है कि हमें बचपन में कभी भी निमोनिया हुआ है तो उसके कारण हमें आगे चलकर अस्थमा हो सकता है। फ्रिक्वेंटली गेटिंग अनवेल, लगातार बार बार हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस वजह से भी अस्थमा हो सकता है हमें। ब्रीथिंग इशू, हमें कोई सी भी सांस की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके कारण हमें आगे चल के अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। फ्रीक्वेंट फीवर, लगातार अगर हमें बुखार आता है या बार बार हमें बुखार आ जाता है तो वो भी अस्थमा का कारण हो सकता है। कोल्ड एंड कफ, ठंड लगना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना और खांसी होना अस्थमा का कारण है। और हिस्ट्री ऑफ टीबी, अगर हमें कभी भी बचपन में या हमारी लाइफ में कभी भी अगर टीबी हुआ है तो हो सकता है कि हमें आगे चलकर अस्थमा हो जाए। और हमें एलर्जेंस के कारण भी अस्थमा हो सकता है। डायग्नोसिस, अब मेन डायग्नोसिस का मतलब है कि हम अस्थमा को कैसे पता लगाएं, कैसे डिटेक्ट करें। तो पहला देखो इसमें क्या आता है, ऑब्जर्विंग सिम्टम्स। हम जो भी लक्षण प्रकट हो रहे हैं हमें उनको गौर करना है, उनको ऑब्जर्व करना है। दूसरा है स्टडिंग फैमिली हिस्ट्री, हमें हमारी फैमिली हिस्ट्री देखनी है। तीसरा है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स यानी कि फेफड़े। तो फेफड़ों की क्षमता को देखने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसे स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं। अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज ट्रीटेड। जो अस्थमा है, अस्थमा को ट्रीट तो किया ही जा सकता है और उसको रोका भी जा सकता है। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने से पहले अगर हम उसका प्रिवेंशन कर ले तो वो बीमारी हमें नहीं होगी। तो इसलिए प्रिवेंशन बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ का या किसी भी बीमारी का। तो पहला है प्रिवेंट योर एक्सपोजर टू द ट्रिगरिंग फैक्टर। ट्रिगरिंग फैक्टर का मतलब होता है वो सभी कारण जिसके कारण हमें बीमारी हो सकती है, वो सब क्या कहलाता है, ट्रिगरिंग फैक्टर। जैसे अस्थमा, अस्थमा मैंने बताया कोल्ड कफ इनके कारण होता है। अस्थमा एलर्जेंस के कारण भी होता है। एलर्जेंस यानी धूल मिट्टी, हमें खाने से प्रॉब्लम हो उसके कारण भी हो सकता है अस्थमा। पहला क्या है, अब क्या प्रिवेंटिव मेजर हम यूज़ करेंगे। तो पहला है वियर सॉक्स वेन विंटर्स आर अप्रोचिंग। जब कभी भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें सॉक्स पहन के रखने हैं पैरों में। वियर अ मफलर और स्टोल, अगर हमें बहुत ज़्यादा कानों में ठंडा लगता है तो हमें उस कंडीशन में मफलर या स्टोल का प्रयोग करना चाहिए। डू नॉट वॉक बेयर फुट, हमें क्या करना चाहिए, जैसे कभी भी हम ठंड के मौसम में बाथरूम में जाते हैं तो जो हमारे पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, नंगे पैर नहीं जाना है। क्योंकि एक तो हमारा ये
गले वाला पोर्शन और एक हमारा पैर, यहीं से हमारे शरीर के अंदर ठंडक बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है। तो इन दो जगहों को हमें रोक के रखना है। चौथा है आइडेंटिफाई योर एलर्जेंस, हमें एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब हम एलर्जेंस को कैसे पहचानेंगे? जैसे हमें कभी भी कफिंग होने लग जाती है तो हमें उससे थोड़ी देर पहले जो भी हमने खाया है या जो भी चीज़ हमने यूज़ की है, हमें उसके बारे में ध्यान रखना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके खाने से, ये यूज़ करने से हमें ये सिम्टम्स या कफ और ये हो रहा है। तो वही पदार्थ क्या कहलाते हैं? एलर्जेंस। जैसे चटनी है, कोई भी फ्रूट है, कोई भी जूस है, ये सब हो सकते हैं एलर्जेंस। कपड़े, धूल, ये सब। ट्रीटमेंट, अब अस्थमा को हम कैसे ट्रीट करें? तो पहला है इनहेलर्स आर द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन गिवन फॉर अस्थमा। इनहेलर किसे कहते हैं? जो पंप आता है, पंप को हम इनहेलर कहते हैं। तो अस्थमा के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऑलवेज कीप योर इनहेलर विथ योर सेल्फ, हमेशा हमें हमारे जो पंप है, इनहेलर को हमेशा हमारे साथ रखना चाहिए। इट इज़ इसेंशियल टू टेक द इनहेलर इन राइट वे। और मेन बात है कि इनहेलर केवल हमें खरीद के ही नहीं रखना, इनहेलर का हमें यूज़ करना है और इनहेलर को हमें सही तरीके से यूज़ करना है। ये देखिए मैंने इनहेलर को यूज़ करने के लिए कुछ वो बता रखे, 4 पॉइंट्स बता रखे। पहला क्या है? ब्रीथ आउट जेंटली, रिमूव माउथ पीस एंड शेक इनहेलर। ये जो अंदर एक कंटेनर है इसको कैनिस्टर बोलते हैं। सबसे पहले क्या करना है? ये माउथ पीस को हटा के कैनिस्टर को हिलाना है। फिर उसके बाद माउथ पीस को कैनिस्टर के साथ जोड़कर माउथ पीस को मुंह के अंदर रखना है। सेकेंड पिक्चर को देखिए, माउथ पीस को हम मुंह के अंदर रखेंगे। एज यू बिगिन टू ब्रीथ इन, प्रेस कैनिस्टर डाउन। ये जो ऊपर कैनिस्टर यानी जो डिब्बे लाइक वो है जिसमें दवा है, उसको हमें क्या करना है? ऊपर से दबाना है। माउथ पीस हमारे अंदर है और कैनिस्टर को दबाना है, जिससे क्या होगी? जो मेडिसिन है वो हमारे मतलब मुंह के अंदर चल जाएगी। इनहेल स्टिलली एंड डीपली, फिर हमें लंबी लंबी सांस लेनी है। रिमूव इनहेलर एंड होल्ड योर ब्रीथ फॉर 10 सेकेंड और एज लॉन्ग एज यू कैन। कम से कम हमें 10 सेकेंड तक ऐसा करना है, यानी एक बार पफ लिया, फिर 10 सेकेंड तक वेट कर लिया, फिर गहरी सांस लेके पफ लेना है, फिर 10 सेकेंड तक वेट करना है। ऐसे हमें क्या करना है? इनहेलर का यूज़ करना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द इनहेलर लाइफ लॉन्ग। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार हमें अस्थमा हो गया और अगर हम इनहेलर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़िंदगी भर इनहेलर का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात है। अगर हम अस्थमा को सही ढंग से ट्रीट करें, या जिन कारण से हमें अस्थमा हुआ है, अगर उन चीज़ों से हम बचें, तो हो सकता है कि ये जो इनहेलर है वो इनहेलर कुछ समय के बाद बंद हो जाए। यानी ये केवल हमारी एक धारणा है कि इनहेलर जीवन भर यूज़ किया जाता है। अ हेल्दी डाइट कैन हेल्प यू ट्रीट अस्थमा। अगर हम हेल्दी डाइट लें तो उसके कारण भी हम अस्थमा को क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। और मेडिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।